हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने पर्यावरण क्षरण का अध्ययन किया था और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि पर्यावरण क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण एक ही शब्द हैं, क्योंकि क्षरण और प्रदूषण एक ही शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पर्यावरण क्षरण के अंतर्गत हमने बताया था कि पर्यावरण के जो विभिन्न घटक होते हैं, जिनमें वायु, जल, मृदा आदि चीजें आती हैं, उनके यदि मूलभूत गुणों में कुछ परिवर्तन आ जाए और वो परिवर्तन आने से मानव स्वास्थ्य पर, जीव जंतु या वनस्पति पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो उसे ही क्या कहते हैं? हम पर्यावरण क्षरण कहते हैं। उसी तरीके से होता है पर्यावरण प्रदूषण। क्योंकि दोनों चीजें एक ही है, दोनों की परिभाषाएं ही सेम है, दोनों के कारण भी सेम होंगे, दोनों की प्रभाव भी सेम होंगे, तो इनको एकदम हम रिवीजन की दृष्टि से थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में अलग अलग तरीके से जोड़ा गया है, पर्यावरण क्षरण अलग जोड़ा गया है और पर्यावरण प्रदूषण अलग से जोड़ा गया है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हमारे लिए इसके जो विभिन्न घटक होते हैं, जैसे कि वायु होती है, जल होता है, मृदा होती है, ताप होता है, तो इनके घटकों में जो परिवर्तन आता है, जो क्षरण होता है, उसे हमें अलग अलग करके पढ़ना होता है और वहां से आपके 11 नंबर के प्रश्न, 5 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो उन्हीं घटकों को हम इस वीडियो के अंतर्गत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा से तो सब लोग अवगत ही होंगे कि पर्यावरण क्या कहलाता है। जो जीव जंतु या वनस्पति होती हैं, उसके चारों ओर जो कुछ भी है, जो उसे प्रभावित कर रहा है और जिससे वह प्रभावित हो रहा है, उस सभी को हम क्या कहेंगे? पर्यावरण कहेंगे। और उसी पर्यावरण में यदि प्रदूषण हो जाए, ठीक है, यदि उसमें उसकी क्वालिटी में गिरावट आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण अंग्रेजी पर्याय पॉल्यूशन कहलाता है, अर्थात प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द पॉल्यूटिव से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉल्यूटिव से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र करना या गंदा करना। अर्थात किसी भी चीज को अपवित्र करना या गंदा करना क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। और यदि यही चीज पर्यावरण के अंतर्गत आ जाए तो वह क्या कहलाएगा? पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पर्यावरण के घटक होते हैं। तो इनके यदि भौतिक और जैविक गुणों में कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अवांछित परिवर्तन हो जाए, अर्थात जैसे कि गैसें हैं, गैसों का संगठन होता है, एक फिक्स होता है, एक दर फिक्स होती है, लेकिन यदि उन गैसों की दरों में परिवर्तन हो जाए, कोई गैस अधिक मात्रा में बढ़ जाए, कोई गैस कम हो जाए, उसी तरीके से जलों में जो तत्वों की मात्रा होती है फिक्स होती है, उसमें किसी मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ कम हो जाए, जल हार्ड होने लगे, मृदु से हार्ड होने लगे, खारा हो जाए, तो इस तरीके से जल के, वायु के या ध्वनि के जो गुणों में परिवर्तन आता है या भूमि के गुणों में परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है। और कैसा होगा? वांछित होगा। और उन परिवर्तनों से जैविक और अजैविक घटकों में क्या हो सकती है? हानि पहुंच सकती है। जैविक और अजैविक घटकों को हानि पहुंच सकती है। तो यही सब क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत यदि हम इसके प्रकार देखें तो हमें इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ताप प्रदूषण, इन सभी का अध्ययन समग्र रूप से करना होता है। यहीं से आपके अलग अलग प्रश्न बनते हैं। प्रदूषण की बात तो हुई, समझ लेते हैं प्रदूषक क्या कहलाता है। तो वे तत्व या पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। कोई भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ इतनी मात्रा में उपस्थित हो कि पर्यावरण उससे प्रतिकूल रूप से क्या हो? प्रभावित हो, क्या कहलाएगा? प्रदूषक। क्योंकि कोई भी पदार्थ की उपस्थिति जो पर्यावरण को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करे, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? प्रदूषक कहलाएगा। अर्थात जो पदार्थ पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, उन पदार्थों को प्रदूषक कहा जाता है। जो प्रदूषक होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जो मूल स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात कोई भी ऐसी गैस है या कोई भी तत्व है जो मूल स्रोतों से उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कैसी होती हैं? मूल स्रोतों से उत्पन्न होती हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। दूसरा होता है द्वितीयक प्रदूषक, जो प्राथमिक प्रदूषक के मिलने से बनता है, उन्हें कहा जाता है द्वितीयक प्रदूषक। उदाहरण में हम देख सकते हैं परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये किसका उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है।
पर्यावरण प्रदूषण की कारण की बात करें तो जैसे कि हमने पर्यावरण क्षरण के कारण देखे थे कि कौन कौन से कारक या कौन कौन से कारण पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण क्षरण के लिए उत्तरदायी थे, वही सब कारण पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी होंगे। जैसे कि बढ़ती जनसंख्या के द्वारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, निर्वनीकरण हो रहा है, ठीक है, जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, ध्वनि प्रदूषित हो रही है, मृदा प्रदूषित हो रही है। उसी तरीके से अनियोजित नगरीकरण, लोग रहने के लिए अपने शहरों का अनियोजित तरीके से नगरीकरण बढ़ाए जा रहे हैं, बिल्डिंगों की मात्रा बढ़ती जा रही है, कंक्रीट जो घर हैं वह बढ़ते जा रहे हैं, वनों की संख्या कम होती जा रही है, जिससे शहरी ऊष्मा में वृद्धि होती जा रही है, तापमान में वृद्धि होती जा रही है, शहरों से कूड़ा करकट मलबा बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है, कचरा अवशिष्ट निकल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषित हो रही है, जल प्रदूषित हो रही है। उसी तरीके से जो हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, जैसे कि हम विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। अब जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है, पहले हम कीपैड वाले मोबाइल यूज करते थे, फिर उसके बाद टच स्क्रीन वाले, अब टच स्क्रीन वाले में भी एंड्रॉइड वर्जन अलग अलग आते जाते हैं। तो जैसे जैसे मोबाइल या कोई भी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, हम उसे क्या करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं और अगली टेक्नोलॉजी पर जंप करते जाते हैं, जिससे पुरानी टेक्नोलॉजी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक जो मलबा होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो अपशिष्ट होता है, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसी तरीके से हम कंप्यूटरों की बात करें तो पहले आपके मॉनिटर वाले कंप्यूटर आते थे, फिर एलईडी वाले, एलसीडी वाले आने लगे, फिर एलईडी वाले आने लगे। तो इससे क्या हो रहा है, जो पुराने कंप्यूटर थे उनकी उपयोगिता खत्म होती जा रही है और लोग उन चीजों का यूज करके उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कचरे में वृद्धि होती है। उसी तरीके से चिकित्सीय कचरे में वृद्धि होती है। तो इन अपशिष्टों का सही तरीके से निदान ना होने के कारण भी प्रदूषण फैलता है, उससे भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। आधुनिक कृषि पद्धति, लोग अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक तत्वों या रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं। रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने से एक तो फसलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उन फसलों को या खाद्यान्न को खाने वाले जीव जंतुओं पर भी क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ अधिक उत्पादन के लिए अधिक उर्वरकों का उपयोग, कौन से उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, इनका उपयोग करने से मृदा की उर्वरक क्षमता भी धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है, जिससे मृदा प्रदूषण होता है। तीव्र औद्योगिकीकरण, अब क्या रहे हैं, विकास की प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने के कारण हम बहुत ज्यादा उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं। उद्योगों से हम नवीन चीजों का निर्माण करते हैं, लेकिन उन चीजों के निर्माण में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जो जीवाश्म ईंधन है उनका उपयोग अधिक से अधिक करते हैं, कोयले का उपयोग करते हैं, प्राकृतिक गैसों का, प्राकृतिक तेलों का उपयोग करते हैं, जिनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित होता है। साथ ही साथ उद्योगों से निकलने वाले कचरे को हम क्या करते हैं, या तो मिट्टी में दफना देते हैं या फिर हम नदियों में उनको डंप कर देते हैं, जिस कारण से जल प्रदूषण भी होता है और मृदा प्रदूषण भी होता है। इसी की तरीके से उद्योगों में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े शार्न भी लगाए जाते हैं, हार्न भी लगाए जाते हैं, और इन हार्नों के द्वारा बहुत तीव्र गति से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो जो तीव्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है, उससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सभी प्रकार के प्रदूषण हो रहे हैं। उसी तरीके से आर्थिक विकास की दर में हम वनों का निर्वनीकरण करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं और अपने उद्योगों का विस्तार करते जा रहे हैं। साथ ही साथ वन उन्मूलन, तो ये सभी किसके हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। तो वही जो प्रभाव पर्यावरण क्षरण के थे वही पर्यावरण प्रदूषण के हो जाएंगे। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। जलवायु परिवर्तन को समझने से पहले हमें समझना होगा पर्यावरण परिवर्तन। पर्यावरण परिवर्तन क्या होता है, पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवयवों में जो अनचाहे परिवर्तन होते हैं। अनचाहे से मतलब जो आप नहीं चाहते कि ये परिवर्तन होना चाहिए। आप नहीं चाहते कि गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाए, आप नहीं चाहते कि बरसात में या तो बरसात बिल्कुल भी ना हो या बहुत अधिक बरसात हो जाए, आप नहीं चाहते कि ठंड के मौसम में या तो बहुत ज्यादा ठंड पड़े या बहुत कम ठंड पड़े। अर्थात जो अनचाहे परिवर्तन हो जाते हैं, या तो ओलावृष्टि होने लगती है या फिर तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो इन अनचाहे परिवर्तन से क्या होता है, पर्यावरण में भी परिवर्तन आने लगता है।
ग्रीष्म ऋतु में गर्मी नहीं पड़ती, शीत ऋतु में ठंड नहीं पड़ती, वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती, या फिर ये ऋतुएं जब भी आती हैं तो थोड़े निश्चित समय में ना आकर थोड़े से लेट समय में आती हैं। तो ये क्या होते हैं, अनचाहे परिवर्तन होने लगते हैं और इन्हीं अनचाहे परिवर्तनों को पर्यावरण परिवर्तन कहा जाता है। और इन्हीं पर्यावरण परिवर्तनों के द्वारा जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है। जलवायु के जो घटक होते हैं जैसे कि ताप है, दाब है, वर्षण है, पवनों की दिशा है, एल्बिडो की दर है, इनमें भी परिवर्तन होने लगता है। पवनों की दिशा परिवर्तित हो जाती है, वर्षा की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। कहीं पर वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होगी तो कहीं पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होगी। कहीं पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है जिससे मरुस्थलीकरण का निर्माण होता है, तो कहीं पर तापमान बहुत कम होता है जहां पर ओलावृष्टि हो जाती है। तो इसी तरीके से इनमें भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तन आने लगते हैं। और परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, पर्यावरण में परिवर्तन के कारण। और पर्यावरण में परिवर्तन क्यों हो रहा है, वह हो रहा है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। क्लियर है। तो ये सभी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा तो पर्यावरण में परिवर्तन आएगा, और पर्यावरण में परिवर्तन आएगा तो उससे जलवायु में भी परिवर्तन आएगा। इसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको प्रभाव बता रहा हूं कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो समझ में आया, जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है, साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। और ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। जलवायु में तापमान जो है वह बढ़ता जा रहा है। चूंकि ग्रीन हाउस गैसों में कैसे निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसों में आपको पता होगा ओजोन आती है, मीथेन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। तो आप जैसे जैसे वनों को काटते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उद्योगों का विकास करते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे सड़कों पर वाहनों की मात्रा बढ़ाते जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इन गैसों की मात्रा बढ़ने से, और साथ ही साथ जब आप धान के खेतों में वनस्पति जो धान होती है उसका अधिक से अधिक उत्पादन करने लगेंगे तो उससे मीथेन की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनकी मात्रा एक सीमित दर से बहुत अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है, जिस कारण से ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। जैसे ही पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है तो उससे ज्वालामुखी की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी, अर्थात जो ज्वालामुखी का उद्भेदन है जो पहले बहुत कम होता था अब बहुत ज्यादा होने लगा है। भूकंपों की मात्रा बढ़ने लगी है, सूखे की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगी है। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर पानी गिरता ही नहीं है, और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी गिरता है कि वहां पर बाढ़ की समस्या आ जाती है, भूस्खलन की समस्या। क्यों? क्योंकि मृदा प्रदूषण के द्वारा मृदा के जो कण होते हैं उनमें जो बंध बनाने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है, जिस कारण से मृदा कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है और वह टूटने लगती है, खिसकने लगती है, जिससे मृदा क्षरण की भी समस्या उत्पन्न होने लगती है। फिर जैव विविधता का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का, अन्य प्रजातियों का जंगलों पर क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, जिससे वहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो अस्तित्व खो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जो अस्तित्व खोने की कगार पर हैं। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण से ही मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि जल प्रदूषण बढ़ता है तो जल प्रदूषण से जल प्रदूषित हो जाता है, और उस जल का उपयोग जब मानव करते हैं, पीने में करते हैं, तो उससे पेचिस, हैजा, तपेदिक, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। साथ ही साथ यदि बहुत ज्यादा हल्लाहू होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ध्वनि प्रदूषण से भी मनुष्यों में बहरापन, मानसिक तनाव, रक्तचाप, हृदय रोग जैसी समस्याएं उभरने लगती हैं। यूएनओ ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने तो यह तक घोषणा कर दी है कि 3 से 7 लाख लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण में उत्पन्न स्वास्थ्य अनियमितताओं के कारण होती है। अर्थात प्रतिवर्ष देखा जाए तो 3 से 7 लाख लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, सिर्फ वायु प्रदूषण में अनियमितताओं के कारण हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर कितना ज्यादा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्लियर हुआ ये प्रभाव कौन कौन से होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो ध्यान रखिए, पिछली वीडियो वही रिवीजन चल रहा है, थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी आपको, लेकिन है वही चीजें जो पर्यावरण क्षरण में पढ़ा है, वही की वही चीजें पर्यावरण प्रदूषण में भी पढ़नी होती हैं। तो इसके लिए उपाय के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप याद कीजिए कि जो जो चीजें हमने देखा था पर्यावरण प्रदूषण फैला रही हैं, यदि उन्हीं को हम नियंत्रित अवस्था में कर दें, उन्हीं पर यदि हम नियंत्रण पा लें, उन पर यदि हम काबू पा लें, तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे कि हम क्या करेंगे, हम अधिक से अधिक
प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का जो अति दोहन है उसको कम करना होगा। वैज्ञानिक तरीके से हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होगा। सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होगा। हमें धुएं रहित उपकरणों का उपयोग करना होगा, क्योंकि धुएं वाले उपकरणों के उपयोग से वायु प्रदूषण फैलता है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे उपकरणों का उपयोग करना होगा जिससे धुआं कम से कम निकले, जैसे कि उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की अब दर बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अभी हम जब जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा का उत्पादन करते थे, उसकी जगह पर अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हम निर्भरता को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उद्योगों में जो ऊर्जा प्राप्ति होती है या ऊर्जा का उपयोग होता है, उससे हम कैसे प्राप्त करते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है। तो इनसे प्राप्त करते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जन जागरूकता फैलानी होगी, क्योंकि लोग जब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएंगे, उनमें जन जागरूकता का विकास हो जाएगा, तो वह अपने अधिकारों को समझ सकेंगे, अपने दायित्वों को समझ सकेंगे और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता का विकास होगा। वह पर्यावरण के प्रति अपनी भूमिका को अदा कर पाएंगे। पर्यावरण शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति को देकर पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि पर्यावरण किस तरीके से मानव के लिए महत्वपूर्ण है और मानव का पर्यावरण से और पर्यावरण का मानव से किस तरीके से संबंध है, अर्थात वह एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। यदि हम पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर, मानव सुरक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सभी का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कहां करते हैं, पर्यावरण शिक्षा। और जब पर्यावरण शिक्षा सभी मानव तक पहुंच जाएगी तो उन्हें पर्यावरण की महत्वता का ज्ञान भी हो जाएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उन पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के एक तो भंडारण सीमित है, दूसरा इनके अत्यधिक उपयोग करने से पर्यावरण को प्रदूषण भी होता है, अर्थात विषैली गैसों का उत्पादन होता है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो हमें क्या करना होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण पाना होगा, हम दो हमारे दो की नीति पर बढ़ना होगा। पर्यावरण संरक्षण कानूनों का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करना होगा, अर्थात कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति यदि पर्यावरण को प्रदूषित करता है या पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है तो उसके प्रति हमें कठोर कार्रवाई करने का वादा करना होगा, या ऐसे कानून बनाने की बात करनी होगी जो प्रदूषक फैलाने वाले लोग हैं या कंपनियां हैं उनको प्रतिबंध कर सकें। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना होगा, साथ ही साथ हमें वनों के विस्तार को बढ़ावा देना होगा, अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण करना होगा। यातायात वाहनों की नियमित प्रदूषण की जांच करनी होगी, जैसे कि कुछ ऐसे वाहन होते हैं जो कुछ समय यूज होने के बाद अधिक से अधिक वायु प्रदूषित करने लगते हैं, तो उन वाहनों को, पुराने वाहनों को क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए और नए वाहनों को हमें उतारना चाहिए। उचित नगर नियोजन को बढ़ावा देना चाहिए, इस तरीके से नगरों का विकास करना चाहिए कि वहां से जो कूड़ा करकट या मलबा है उसका उपयोग हम सही तरीके से कर पाएं, अर्थात रिसाइकिल हम उसका कर सकें, रिसाइकलिंग कर सकें, उसका उपयोग पुनः कर सकें, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण कम हो। नदियों की सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा, अर्थात जिस तरीके से लोग धार्मिक भावनाओं का गलत उपयोग करके या फिर धार्मिक मान्यताओं का गलत उपयोग करके नदियों को प्रदूषित करते हैं, या फिर उद्योगों के द्वारा जो गलत मलबा निकलता है या फिर जो अपशिष्ट निकलता है उसे नदियों में हम बहा देते हैं, तो हमें वह नहीं बहाना होगा, अर्थात उससे निकलने वाले मलबे का हमें निष्कर्षण किसी और तरीके से करना चाहिए, अर्थात हमें नदियों को कैसा करना चाहिए, साफ करने पर जोर देना चाहिए। कीटनाशक दवाओं का संतुलित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक दवाओं के उपयोग से बहुत सारे जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई हैं, बहुत सारे समझौते हुए हैं, तो हमें उन समझौता का आदर करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। साथ ही साथ नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपना चाहिए, इस प्रकार की तकनीकी का उपयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, पर्यावरण के संरक्षण को प्रोत्साहित करें, ना कि पर्यावरण को प्रदूषित करें। तो समझ में आया हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषण ना हो सके। अब बात कर लेते हैं कि पर्यावरण क्षरण के प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थात पर्यावरण क्षरण
कितने प्रकार से हो सकता है, या पर्यावरण जो प्रदूषण है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए, पर्यावरण क्षरण में वायु क्षरण भी आता है, जल क्षरण भी आता है, ध्वनि क्षरण भी आता है, मृदा क्षरण या भूमि क्षरण भी आता है, ताप क्षरण, रेडियोधर्मी क्षरण और सागरीय या सामुद्रिक क्षरण भी आता है। अर्थात जो भी पर्यावरण के घटक हैं, चाहे वह जल हो, वायु हो, ध्वनि हो, मृदा हो, ताप हो, रेडियोधर्मी पदार्थ हो या सागरीय जल हो, इन सभी में जो भी प्रदूषण होता है वह सभी किसके अंतर्गत आता है, वह सभी पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो इन सभी को आपको पर्टिकुलर अलग अलग भी पढ़ना है, क्योंकि यदि हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की बात करें तो वहां पर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले 15 नंबर में आया करते थे, वहां सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता था कि वायु क्षरण क्या है, इसके कारण और प्रभाव की विस्तार से व्याख्या कीजिए, साथ ही साथ इसके निदान के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए या भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या उपाय किए हैं उनको भी स्पष्ट कीजिए। इसी तरीके से जल क्षरण से भी प्रश्न बन जाते हैं, ध्वनि क्षरण से भी प्रश्न बन जाते हैं, मृदा क्षरण से भी प्रश्न बन जाते हैं और ताप क्षरण से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इन क्षरणों को हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहां से अलग अलग पर्टिकुलर प्रश्न बन जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत इन सभी का हमने समग्र रूप से अध्ययन किया है, अर्थात एक एक पॉइंटों को इनसे निकाल के हमने यूज किया था। जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण में हमने इनके एक एक कारणों को ले लिया था, ऐसे ही प्रभाव में एक एक प्रभाव को ले लिया था। लेकिन अब हमें इनका पर्टिकुलर अलग अलग अध्ययन करना है और इन्हें विस्तार से पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण क्षरण के प्रकारों में सबसे पहले वायु क्षरण को या वायु प्रदूषण को। वायु क्षरण या वायु प्रदूषण क्या होता है? तो देखिए, वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा होती है वह निश्चित होती है ना, एक स्थायी होती है, एक संतुलन स्थापित होता है। लेकिन जब कभी यह संतुलन में असंतुलन उत्पन्न होने लगे, मतलब किसी गैस की मात्रा बढ़ने लगे, किसी गैस की मात्रा कम होने लगे और उससे वायु क्या हो जाए, प्रदूषित हो जाए, अर्थात जीव जंतुओं के लिए हानिकारक रूप से प्रभावित करने लगे, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, वायु क्षरण या वायु प्रदूषण कहेंगे। वायु में उपस्थित गैसों की मात्रा में असंतुलन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। इससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बात करें वायु प्रदूषक तत्व की, वायु प्रदूषक तत्वों के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप जितनी भी गैसें देख रहे हैं उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करती है। वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वायु को प्रदूषित नहीं करती है। यहां वायु प्रदूषक तत्वों में कौन कौन सी गैसें आती हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड आते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है NO, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है CO, हाइड्रोकार्बन आते हैं, अमोनिया आता है, सीसा आता है, एल्डिहाइड्स आते हैं और एम्बेस्टोज आते हैं, साथ ही साथ बेरिलियम आता है। तो ये सभी तत्व जो हैं वह वायु प्रदूषण के लिए मुख्य आधार होते हैं, अर्थात वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, CO2 इसमें नहीं आता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं आता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख के मत आ जाना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित नहीं करती है। वायु प्रदूषण के स्रोत और कारण कौन कौन से हैं, किन कारणों से वायु प्रदूषण फैलता है? तो देखिए, जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आप जीवाश्म ईंधनों का अध्ययन करते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इनमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो इनके दहन से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसी जो दम घोटने वाली गैसें होती हैं या वायु प्रदूषक गैसें होती हैं, उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है, ये आपके जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं। तो इनके दहन से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। साथ ही साथ औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान। अब जो औद्योगिक प्रक्रमों से ठोस कचरा निकलता है तो उसका निपटान हम कैसे करते हैं, दहन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, उसे जला देते हैं। तो उनके जलाने से भी बहुत सारी विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और उन्हीं गैसों के द्वारा भी वायु प्रदूषण फैलता है। वहत मल निपटान, जो वहत मल होता है उसका निपटान भी हम दहन प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, जब सड़कों पर वाहन बहुत ज़्यादा चलने लगते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, उन धुएं में सीसे की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है। आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें, साथ ही साथ अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं एवं रासायनिक उर्वरकों के निस्तारण से क्या है, नाइट्रोजन के यौगिक जो निकलते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है,
तो इनके उत्पन्न होने से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। बात कर लेते हैं वायु क्षरण के प्रभाव क्या क्या है। जब ये वायु प्रदूषण हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो जब वायु प्रदूषण होगा, वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, हम वायु को ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा। तो जैसे हम श्वसन क्रिया के द्वारा वायु को ग्रहण करते हैं और यदि उस वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उससे आपको दमा, खांसी, अंधापन, त्वचा रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वायु प्रदूषण के द्वारा ही आपने देखा होगा सर्दियों में कोहरा छा जाता है। वह भी कैसे होता है, वायु में कणों की अधिकता होने के कारण, जलवाष्प की और धूल के कणों की अधिकता होने के कारण होता है। साथ ही साथ वायु प्रदूषण से ओजोन परत का भी क्षरण होता है, जिससे सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं वह पृथ्वी पर तक पहुंचने लगती हैं और लोगों को त्वचा कैंसर से प्रभावित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। साथ ही साथ अम्लीय वर्षा भी होती है। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा SO2 के कारण, SO3 के कारण और NO के कारण। यह तत्व जब वायुमंडल में ऊपर के कारण जाते हैं या गैसें ऊपर के कारण जाती हैं, जल की बूंदों से मिलती हैं, क्रिया करती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में कहां आने लगती हैं, पृथ्वी पर आने लगती हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, अम्लीय वर्षा। तो क्या होगा, वायु प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, सर्दियों में कोहरा जम रहा है, लोगों में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, साथ ही साथ पृथ्वी का तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हो रही। तो इतनी सारी समस्याएं वायुमंडल वायु क्षरण के कारण उत्पन्न होती हैं। अब वायु क्षरण का निदान कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं जिसके कारण जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसे कम किया जा सकता हो। तो इसके लिए दो प्रकार के उपाय अपनाए जा सकते हैं। एक सरकारी उपाय होते हैं और एक होते हैं अन्य उपाय। एक तो सरकार ने इसके नियंत्रण के लिए कुछ उपाय अपनाए होंगे, उन्हें सरकारी उपाय कहा जाएगा, और कुछ ऐसे उपाय होंगे जिन्हें हम अपना सकते हैं, वह अन्य उपाय के अंतर्गत आते हैं। तो सरकार ने वायु क्षरण या वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या अपनाया है, उन्होंने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया है। कब किया है, 6 अप्रैल 2015 को किया है। कब किया है, 6 अप्रैल 2015, ये डेटा आप याद रखिएगा। दूसरा, उन्होंने वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया है। तो इन अधिनियमों के द्वारा कानूनी कार्यवाही करने का प्रावधान रखा गया है। दंडात्मक अधिनियम होते हैं, जो भी व्यक्ति इनके अंदर जो नियम दिए गए होते हैं उनका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाती है। फिर अन्य उपाय में क्या क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण कर सकते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक यदि हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या कर लेती हैं, अवशोषण कर लेती हैं और ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर देती हैं। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित बना के रखते हैं। उद्योगों द्वारा वायु शुद्धिकरण यंत्रों का उपयोग करके, यदि हम उद्योगों में वायु शुद्धिकरण यंत्रों को लगा देंगे तो उससे निकलने वाली जो अपशिष्ट गैसें हैं वह क्या होंगी, शुद्ध रूप में निकलने लगेंगी, जिससे भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। औद्योगिक चिमनियां जो नीचे लगाई जाती हैं उन्हें थोड़ा सा और ऊपर लगा दिया जाए, जिसके कारण उनसे निकलने वाली जो गैसें होती हैं, जो धुआं होता है, वह सीधे क्षोमंडल में निचली परत में नहीं आता है, नीचे लोगों को प्रभावित नहीं करता है। हमें जो वाहनों में हम पेट्रोल का उपयोग करते हैं उस पेट्रोल को हम यदि शीशा रहित बना दें तो पेट्रोल के दहन से या वाहनों के चलने के द्वारा जो धुआं निकलता है उसमें जो शीशे की मात्रा निकलती है, जो लेड की मात्रा निकलती है, वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ हरित ऊर्जा स्रोतों का हम उपयोग करें, इस तरीके के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषित ना फैले, या फिर इन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। उनका उपयोग कर भी हम पर्यावरण प्रदूषण वायुमंडलीय जो वायु क्षरण है या वायु प्रदूषण है उसका निदान कर सकते हैं या उसका शमन कर सकते हैं। ये तो हुआ क्या, वायु प्रदूषण या वायु क्षरण। तो वायु क्षरण से कोई भी प्रश्न आ जाए किसी भी तरीके से, चाहे 11 नंबर में पूछा जाए, चाहे 5 नंबर में पूछा जाए और चाहे 3 नंबर में पूछा जाए। 3 नंबर में आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, कोई 3 कारण लिखने के लिए आ जाएंगे, 3 प्रभाव लिखने के लिए आ जाएंगे, 3 निदान लिखने के लिए आ जाएंगे। 5 नंबर में अलग अलग चीजें आ जाएंगी, जैसे इसका क्षरण पूछ लिया जाएगा, समन पूछ लिया जाएगा, कारण पूछ लिया जाएगा, प्रभाव पूछ लिया जाएगा। और जो लेंदी क्वेश्चन है 11 नंबर, उसमें समग्र रूप से वायु प्रदूषण को पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण क्या है या वायु क्षरण के कारण क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं और इसके समन के लिए सरकार या अन्य उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप पूरा का पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं जल क्षरण या जल प्रदूषण की।
तो जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के कारण उसके जो स्वाभाविक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाए, मीठा है कठोर हो जाए, मीठा है खारा हो जाए, मृदु से कठोर हो जाए, मीठे से खारा हो जाए, तो उसके जो स्वाभाविक गुण हैं उनमें यदि परिवर्तन आ जाए और उन परिवर्तनों से मानव स्वास्थ्य के लिए वह नुकसानदेह हो जाए या मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे, उसकी उपयोगिता कम हो जाए, तो उसे ही क्या कहा जाएगा? जल प्रदूषण या जल क्षरण कहा जाएगा। अर्थात जल की गुणवत्ता में कमी आ जाए, जल की उपयोगिता में कमी आ जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे? हम जल क्षरण और जल प्रदूषण कहेंगे। इसके लिए तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से तत्व हैं जो जल प्रदूषित करने में योगदान देते हैं? तो जैसे बदबू घुलित व निलंबित ठोस कण, ऐसे कण जो बदबू युक्त होते हैं, घुलित होते हैं और निलंबित होते हैं। अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, कार्बोनेट्स, तेल व ग्रीस, कीटनाशकों व पीड़कनाशी के अवशेष, सल्फेट व सल्फाइड्स, सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि, ये सभी क्या होते हैं? यह जल प्रदूषक के तत्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने वायु प्रदूषक के तत्वों में विभिन्न गैसें देखी थी, उसी तरीके से जल प्रदूषक के लिए बहुत सारे तत्व उत्तरदायी होते हैं जिनके मिलने से जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कण होते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, तेल हो गया, ग्रीस हो गया, कीटनाशक या पीड़कनाशी के जो अवशेष होते हैं वो हो गया, सल्फेट्स या सल्फाइड्स हो गए, सीसा हो गया, आर्सेनिक हो गया, पारा हो गया। ये ऐसे तत्व होते हैं जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अब बात कर लेते हैं जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं या कारण क्या क्या हैं या किन के कारण से जल प्रदूषित होता है। तो देखिएगा, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके द्वारा हम जल को प्रदूषित करते हैं। जैसे सरल भाषा में समझ लीजिए, गांव के लोग क्या करते हैं? अपने गाय बैल भैंस को चराने के लिए ले जाते हैं, फिर नहलाने के लिए नदियों का यूज़ करते हैं, कपड़ा धोने के लिए नदियों का यूज़ करते हैं, नहाने के लिए नदियों का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? नदियों का जल दूषित होने लगता है। साथ ही साथ उद्योगों से निकलने वाले कचरे को भी हम किस में डाल देते हैं? जलों में डाल देते हैं। बहुत सारा जो मलबा होता है, जैसे सीवेज की समस्या होती है, शहरों से निकलने वाला जो गंदा कचरा होता है, गंदा पानी होता है, उसे भी हम नदियों में या तालाबों में छोड़ देते हैं, जिसके कारण भी क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। अधिक से अधिक हम साबुन का यूज़ करते हैं, उपमार्जक का यूज़ करते हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है? जल की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण क्या होता है? जल प्रदूषित होता है। देख लेते हैं, जैसे सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन ना होना, अर्थात इनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट होता है उसे हम नदियों में बहा देते हैं, तो उससे भी होता है। औद्योगिक इकाइयों द्वारा कचरे तथा गंदे पानी का नदियों और नहरों में विसर्जन करना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों, पूजा की सामग्रियों का विसर्जन करना, उद्योगों से निकलने वाली धातुओं जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड का जल में मिलाना, कुछ कीटनाशकों जैसे कि डीडीटी, बीएससी के छिड़काव से, कच्चे पेट्रोल का जल में मिलाने से क्या होता है? इन सभी कारणों से जल प्रदूषित होता है। आप और भी कारण लिख सकते हैं, ये कुछ टेक्निकल चीजें थी जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। इसके बाद नदियों का उपयोग नहाने में, कपड़े धोने में, ये चीजें करने में भी क्या होता है? नदियां प्रदूषित होती हैं। अब जैसे आप कीटनाशकों का उपयोग फसलों में करते हैं और जब वर्षा के जल के द्वारा जो खेतों का पानी होता है वो बहकर नदियों में चला जाता है, तो उससे भी जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण जल प्रदूषित होता है। अब बात आती है, यदि जल प्रदूषित हो गया तो इससे प्रभाव क्या क्या पड़ेगा? मानव स्वास्थ्य पर या जीव जंतुओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रदूषित जल का उपयोग करने से क्या क्या होता है? अतिसार, पैचिस, हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी क्या होती हैं? बीमारियां फैलती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जल में घुला जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको अवशोषित करने से जलीय जीव पर संकट आ जाता है। अब क्या होता है जलीय जीव पर? क्योंकि जब जल प्रदूषित होने लगता है तो जल में O2 की मात्रा कम होने लगती है। उससे क्या होने लगता है? जो जलीय जीव होते हैं वह ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करते हैं? जल में घुले तो ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन वह कम हो जाएगी तो उससे उनके जीवन पर भी संकट उभरने लगेगा। क्लोरीन, अमोनिया, जस्ता, सीसा, निकिल आदि के जल में घुलने से त्वचा संबंधी रोग भी उत्पन्न होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि गंदा पानी यदि आप यूज करते हैं, नहाने में करते हैं, तो उससे क्या होता है? त्वचा संबंधी रोग होने लगते हैं, खुजली होने लगती है, खाज होने लगती है। तो इससे क्या होता है? त्वचा संबंधी रोग भी होने लगते हैं। प्रदूषित जल से
सिंचित फलों सब्जियों को खाने से भयंकर बीमारियां भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा शहरों के किनारे जो नाले निकलते हैं जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी डाल दिया जाता है और फिर उन्हीं का उपयोग क्या करते हैं लोग, फसलों को सींचने में करते हैं। तो उससे जो भी कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, उन फलों में, उन सब्जियों में चले जाते हैं। और जब उन फलों और सब्जियों का उपयोग हम खाने में करते हैं तो वह सभी जितने भी विषैले तत्व होते हैं, जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं वह उन सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और उनसे भी बहुत सारी बीमारियों को जन्म मिलता है। समुद्र की सतह पर पेट्रोल या तेल के फैलने से यह मछलियों के लिए विष एवं पर्यावरण के लिए अभिशाप के रूप में उभर कर सामने आते हैं। जैसे ये तेल फैल जाता है, तेल फैलने से वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियाँ मरने लगती हैं और इससे भी पर्यावरण और जल प्रदूषित होने लगता है। अब निदान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वायु प्रदूषण के निदान के लिए 2 उपाय देखे थे, एक सरकार के द्वारा किए गए उपाय और एक नॉर्मल उपाय या अन्य उपाय, उसी तरीके से जल क्षरण या जल प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम 2 प्रकार के उपायों का उपयोग कर सकते हैं। एक सरकार द्वारा किए गए उपाय और दूसरे अन्य उपाय। सरकार ने क्या क्या किया है, तो उन्होंने जल प्रदूषण एवं नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 लेके आए हैं। कौन सा अधिनियम, ये अधिनियम आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो जल अधिनियम है जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974। दूसरा, रेडियो एक्टिव पदार्थ अस्पतालों से कचरे को जल में मिलाने की अपेक्षा क्या करना चाहिए, जमीन में दफन करना चाहिए। इससे क्या होगा, जल प्रदूषित नहीं होगा। तो ये क्या है, 2 सरकारी उपाय हैं। अन्य उपाय की बात करें तो जैसे हम रासायनिक उर्वरक हैं इनका उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं फसलों में, तो रासायनिक उर्वरकों की जगह आपको जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जैविक खादों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे जो फसल उत्पन्न होने वाली है या जो फल और साग सब्जी उत्पन्न होगी उसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होगी ही, साथ ही साथ मृदा की उर्वरता भी दीर्घ समय के लिए बनी रहेगी। रासायनिक साबुन के बढ़ते प्रयोग को हमें क्या करना होगा, कम करना होगा। औद्योगिक कचरों को जल में मिलाने से पहले उसमें उपस्थित जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें निकालकर नष्ट कर देना चाहिए और फिर बाकी जो बचा खुचा सामान है उसे आप जल में मिला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एकदम जो नदियों का पानी होगा वह प्रदूषित नहीं होगा। तो ये हुआ जल प्रदूषण। जिस तरीके से प्रश्न वायु प्रदूषण में बना है उसी तरीके से प्रश्न जल प्रदूषण में भी बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि क्षरण क्या होता है, उसको समझने से पहले हमें शोर समझना होगा कि शोर क्या होता है। तो ध्वनि का मान 40 से 50 डेसिबल उसका क्या होता है, सामान्य स्तर होता है। मतलब लोग सामान्य बातचीत के लिए 40 से 50 डेसिबल आवाज का उपयोग करते हैं और ध्वनि जो होती है उसे डेसिबल में ही मापा जाता है। और इससे यदि कोई अधिक हो जाती है ध्वनि, जिससे चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे सुनने में तकलीफ होने लगती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शोर। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो हमारे कानों को अप्रिय लगती है तथा जिसको सुनने से मानव में अशांति या बेचैनी महसूस होती है उसे क्या कहते हैं, हम शोर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टेक्निकल तरीके से आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि 40 से 50 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि जिसे सुनने से व्यक्ति को अप्रिय, जो सुनने में व्यक्ति को अप्रिय लगती है तथा जिसको सुनने से अशांति और बेचैनी महसूस होती है उसे शोर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की जो मौजूदगी होती है उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मतलब नॉर्मल बातचीत के लिए जो भी ध्वनि की आवश्यकता होती है वह आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ध्वनियां यदि आ जाएं जिसको सुनने में क्या हो, आपको चिड़चिड़ापन आए, जो आपके मन को हिला दे या मन में बेचैनी ला दे, तो यह क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि में कोई भी अनचाही जो आवाजें आ जाती हैं, ध्वनि आ जाती है, तो उसकी मौजूदगी क्या कहलाती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल के रूप में मापा जाता है। ध्वनि क्षरण के स्रोत या ध्वनि क्षरण के कारण क्या क्या होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण किन किन कारणों से ध्वनि प्रदूषित होती है। तो देखिए, जैसे कि रेल इंजन होता है, जब रेल चलती है, कौन सी रेल, ध्यान रखिएगा, जो अभी इलेक्ट्रिक रेल आने लगी हैं वो कम आवाज करती हैं, लेकिन जो पुरानी रेल होती थी जो कोयले से चलती थी तो उनके इंजन क्या बहुत ज्यादा आवाज करते थे, छुक 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 छुक। तो उससे क्या होता है, रेल इंजन, उससे वायु प्रदूषित होता है। उसी तरीके से जो वायुयान निकलते हैं, आप देखिएगा, चाहे हेलीकॉप्टर हो चाहे फिर वायुयान कोई भी हो, जेट प्लेन हो, उनके निकलने से भी क्या है, बहुत ज्यादा शोर उत्पन्न होता है। जनरेटर, इन सभी के चलने से क्या होता है, ध्वनि की गुणवत्ता में कमी आने लगती है। औद्योगिक क्षेत्रों में उच्च ध्वनि क्षमता वाले क्या है, पावर शायरन का उपयोग किया जाता है तथा मशीनों द्वारा होने वाले बहुत ज्यादा शोर, इससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषित होता है। लाउड स्पीकर अनियंत्रित
इस्तेमाल, देखिए एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है जिसमें आप लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप अनियमित तरीके से इसका उपयोग करें, आप अनचाही तरीके से इसकी आवाज को बढ़ाकर इसका उपयोग करें तो वह भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। अनियंत्रित वाहनों के विस्तार से भी ध्वनि प्रदूषित होता है। हम देख रहे हैं रास्ते पर दिन ब दिन वाहन बढ़ रहे हैं और जब ट्रैफिक बढ़ता है तो बहुत ज्यादा हार्न भी बजाया जाता है, तो इसके द्वारा भी क्या होता है, ट्रैफिक की समस्या के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी आती है। आप शहरों में बाहर जाकर देखिएगा, ट्रैफिक जहां पर लगता है सिग्नल, वहां पर दिन भर खड़े होकर देख लीजिएगा, आपके मन में इतनी अशांति आ जाएगी, इतनी बेचैनी आ जाएगी कि आप शुप्त अवस्था में पहुंच जाएंगे, अर्थात आपका मन स्तब्ध नहीं रह जाएगा, एक जगह स्थायी नहीं रहेगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ये क्या होता है, यह ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या होते हैं, समझ लेते हैं हम ड्वनि प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव होंगे। तो इसे हम अलग अलग भागों में बांटकर देख लेते हैं। जैसे कि एक सामान्य प्रभाव, मान लीजिए बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेक बज रहे हैं, माइक चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। जैसे कि आप जहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है या कोई चौराहा है, वहाँ पर आप दो लोग बैठ जाइए, आप बातचीत कीजिएगा, तो बातचीत सही तरीके से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बातचीत करने में व्यवधान उत्पन्न होगा। आप जो एक नॉर्मल आवाज में कोई बात करना चाह रहे हैं वो नॉर्मल आवाज में नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत तीव्र गति से या बहुत तेज बोलना होगा, तब सामने वाले को वह सुनाई देगा। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, बोलने में व्यवधान उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन आता है। जब बहुत ज्यादा ध्वनि आपको सुनाई देती है, कोई चीखता है, चिल्लाता है, हार्न बजाता है, तो उससे क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है। साथ ही साथ नींद में व्यवधान आता है, आपकी नींदें उड़ जाती हैं, मस्तिष्क में अनेक विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। श्रवण संबंधी प्रावधान, एकाग्रता में कमी होती है। आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो तीव्र गति से गाने सुनते हैं, बहुत तेज आवाज में गाना सुनना पसंद करते हैं, तो उनकी जो सुनने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। साथ ही साथ उनकी एकाग्रता में कमी हो जाती है, बधिरता उत्पन्न होने लगती है, सुनने में कमी आने लगती है। 90 डेसिबल से अधिक की ध्वनि पर श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। और वह जो लोग तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर बहुत तीव्र ध्वनि सुनाई देती है, वहां पर रहते हैं, तो उनकी आदत हो जाती है, वो भी बहुत तीव्र बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको खुद सुनाई नहीं देता। उनको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं और सामने वाले को यह सुनाई नहीं देगा, लेकिन वह वास्तविक अवस्था में बहुत ज्यादा तेज बोल रहे होते हैं, तो उनकी ऐसी आदत में आ जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, आचार व्यवहार संबंधी परिवर्तन आने लगता है, कार्य क्षमता में गिरावट आने लगती है, ब्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगता है। शारीरिक प्रभाव की बात करते हैं तो हार्मोन संबंधी प्रभाव उत्पन्न होने लगते हैं, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है। तो ये अलग अलग प्रभाव हैं। ऐसे ही गर्भ पर भी इसका असर पड़ता है। तो ये अलग अलग तरीके से हमने इसके प्रभाव को वर्गीकृत किया है। तो समझ में आया कि ध्वनि प्रदूषण से किस किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। अब ध्वनि प्रदूषण के शमन या निदान के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी दो ही उपाय होंगे, एक शारीरिक होंगे, एक सरकारी होंगे और एक अन्य उपाय होंगे। सरकार ने इसके लिए कौन सा अधिनियम लाए हैं, तो सरकार ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून को बनाया है। अन्य उपाय में क्या क्या कर सकते हैं, हम स्रोतों का नियंत्रण कर सकते हैं। स्रोतों का नियंत्रण मतलब जिनसे ध्वनि बहुत तीव्र गति से निकल रही है, उनका यदि हम रखरखाव सही तरीके से करेंगे तो उससे जो ध्वनि है वह एक तीव्र मात्रा में निकलकर एक नियंत्रित मात्रा में निकलेगी। जैसे मशीनों का उचित रखरखाव करके, मशीनों का उचित रखरखाव करेंगे तो उसमें जो गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जो उसके साइलेंसर से आवाज आती है, ज्यादा आवाज नहीं आएगी, एक नियंत्रित वे में आवाज आएगी। शोर अवरोधक पदार्थों का उपयोग करके, शोर अवरोधक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, स्नेहक का उपयोग कर सकते हैं। संचार मार्ग पर नियंत्रण करके, संचार मार्ग मतलब जहां से वह निकल रही है, जैसे कि अधिक पौधे लगाकर, रास्तों में जितना ज्यादा आप पौधे लगाएंगे तो पौधे क्या करते हैं, उस शोर को अवशोषित कर लेते हैं, उस ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित कर लेते हैं और वहां पर ध्वनि एक नियंत्रित वे में चलने लगती है। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग करके, आप शहरों में, गाँव में अधिक से अधिक पर्सनल वाहन का उपयोग ना कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, तो उससे वाहनों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। फिर और क्या कर सकते हैं हम,
और इसके लिए हम रिसीवर पर नियंत्रण कर सकते हैं। रिसीवर से जैसे हम मान लीजिए अब सामने वाला हॉर्न बजाया जा रहा है, सामने वाला बुलेट चलाया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मफलर बांध के निकल सकते हैं ताकि हमारे कानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। हम हेलमेट लगा के निकल सकते हैं। हम शांति क्षेत्र से दूर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों का निर्माण कर सकते हैं ताकि शोर जो है शहरों से या लोग जहां निवास करते हैं उससे दूर हो। अन्य उपाय में हम क्या कर सकते हैं, जो लाउड स्पीकर का गलत या अनियंत्रित उपयोग हो रहा है उस पर नियंत्रण रख सकते हैं। साथ ही साथ नगर नियोजन का उचित प्रबंधन कर सकते हैं। तो इन सभी उपायों के द्वारा हम जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। एक होता है शांत क्षेत्र, 3 नंबर में लिखा आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो शांत क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि क्षेत्रों के चारों ओर 10 किलोमीटर तक का क्षेत्र सम्मिलित होता है, अर्थात इस क्षेत्र में आप ज्यादा शोर नहीं कर सकते हैं। वह क्षेत्र क्या कहलाता है, शांत क्षेत्र कहलाता है। अब बात कर लेते हैं मृदा क्षरण की या मृदा अपरदन की। तो मृदा निम्नीकरण या क्षरण से तात्पर्य है मृदा की गुणवत्ता एवं उर्वरता में ह्रास होना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोग अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से वर्तमान समय में तो उत्पादन ज्यादा मिल जाता है, लेकिन इससे जो खाद्यान्न पदार्थ होता है उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है, क्योंकि उसमें जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसका सम्मिश्रण हो जाता है। साथ ही साथ जो मृदा के गुण हैं या मृदा की उर्वरता है उसमें भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। मृदा में जो बंध बनाने की क्षमता होती है वह बहुत कम होने लगती है, मृदा कठोर हो जाती है और मृदा की उत्पादन क्षमता कम होने लगती है। मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे लवणीकरण या क्षारीयकरण होता है, जहां पर भी अधिक जल होता है, जैसे कि हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में हमने क्या किया, वहां पर जल की बहुत कमी थी तो हमने नहरों के माध्यम से वहां पर अधिक से अधिक जल का उपलब्ध कराया। साथ ही साथ बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थों का निर्माण किया, वहां पर रासायनिक पदार्थों का वहां पर प्रयोग किया। तो उससे क्या हुआ, जो क्षेत्र था या जो खेत थे वहां पर लवणों की मात्रा बढ़ने लगी, मृदा क्षारीय होने लगी, इससे मृदा की उत्पादकता भी कम होने लगी। और इस क्षारीयकरण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूने का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्षारीय मिट्टी के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो चूने का उपयोग किया जाता है। तो मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, लवण और क्षारीयकरण है। फिर है मृदा का अम्लीयकरण होना। मृदा का अम्लीयकरण कहां पर होता है, जैसे कि आर्द्र प्रदेश जहां पर पानी कम गिरता है तो वहां पर अम्लता की समस्या देखने को मिलती है। अम्लीय मिट्टी के उपचार हेतु हम किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं। चूंकि जो मिनरल्स होते हैं, जो अम्ल होते हैं वह ऊपर ही रह जाते हैं, क्योंकि कम पानी होने के कारण वह अंदर नहीं जा पाते, जिससे मृदा के ऊपर क्या है, एक परत जम जाती है जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। फिर जल जमाव या जल भराव, नहरों से जल का रिसाव, अति सिंचाई, अपवाह तंत्र में बाधा आदि के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न होने लगती है। हमने कुछ क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी थी वहां पानी पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया और उन बांधों से बहुत सारी नहरों का निर्माण किया और उन नहरों के माध्यम से उन क्षेत्रों में हमने पानी पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इन नहरों के आसपास का जो क्षेत्र होता है यहां पर जल रिसाव के कारण जल भराव जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिस कारण से मृदा की उर्वरता में कमी आने लगती है। मरुस्थलीकरण, इसका तात्पर्य क्या होता है, मरुस्थल का विस्तार होना। ध्यान रखिएगा, या तो वर्षा कम होगी या फिर रासायनिक पदार्थों का आप उपयोग ज्यादा करेंगे, जिस कारण से मृदा की उर्वरता में कमी आने लगेगी, वह मरुस्थलीय मृदा के रूप में परिवर्तित होने लगेगी। ऐसी मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी जहां पर मरुभूमि होगी, अर्थात जहां पर वनस्पति का उत्पादन नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, मरुस्थलीकरण का निर्माण होगा। भूमि कृषि का अवैज्ञानिक प्रयोग, भूमि कृषि का सही तरीके से प्रयोग ना करना, अर्थात एक फसल चक्र है, फसल चक्र का सही तरीके से उपयोग ना कर दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न फसल, खाद्यान्न फसलों के बाद दलहनी फसलें, इनका उपयोग ना करके आप एक फसल उगाए जा रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, मृदा की उर्वरता में कमी होती है। गहरी जुताई करने से भी मृदा की उर्वरता में कमी होती है। अपशिष्ट पदार्थों के जमाव से भी मृदा की उर्वरता में कमी होती है। और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से भी क्या होगा, मृदा अपरदन से भी मृदा की मृदा क्षरण होगा, मृदा प्रदूषित होगी। ठीक है, मृदा अपरदन क्या होता है, प्रवाहित होते जल
पवन द्वारा मृदा की जब ऊपरी परत बहाकर ले जाई जाती है, क्योंकि आपको पता होगा फसल के उत्पादन के लिए मृदा की सबसे ऊपरी परत ही उपयोगी होती है, लेकिन जल के द्वारा या वायु के द्वारा यदि मृदा की ऊपरी परत को बहाकर ले जाया जाए तो मृदा की उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारण भी मृदा क्षरण या मृदा प्रदूषण होता है। अब मृदा क्षरण के प्रभाव क्या क्या होंगे? तो जैसे ही मृदा क्षरण होगी तो उससे भूमि की उर्वरता में कमी आने लगेगी, फसलों का उत्पादन कम होने लगेगा, बाढ़ जैसी विकराल समस्या आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मृदा के जो कण हो जाएंगे वो ढीले पड़ जाएंगे और इससे भूस्खलन की समस्या बढ़ेगी, बाढ़ की समस्या आने लगेगी। कृषि योग्य भूमि में भी कमी आएगी, जिससे खाद्यान्न समस्या उत्पन्न होगी। खाद्य चक्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति का ह्रास व वनों की कमी होने लगेगी और भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। तो मृदा क्षरण के प्रभाव समझ में आए। मृदा की उर्वरता में कमी से कितनी चीजें होती हैं, क्योंकि मृदा में यदि उर्वरकता की कमी होगी तो उससे क्या क्या होगा, मृदा के कण ढीले पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाने के कारण बाढ़ की समस्या आएगी। दूसरा, भूस्खलन की समस्या आएगी। तीसरा, इसमें हम फसल उगाते हैं तो अब जब फसल हम उगाएंगे और उर्वरकता की कमी हो जाएगी तो खाद्यान्न कम उपलब्ध होगा। खाद्यान्न कम उपलब्ध होने से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकताओं की पूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी, जिससे फसल चक्र जो होगा वो प्रभावित होगा। साथ ही साथ वनस्पति का भी ह्रास होने लगेगा और वनों का भी ह्रास होने लगेगा और ये जो भूमि है धीरे धीरे बंजरता की ओर बढ़ने लगेगी। मृदा क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो हम सबसे पहले जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग करना हमें कम करना होगा। हमें जैविक कृषि की ओर बढ़ना होगा। हमें पशुपालन को बढ़ावा देना होगा और पशुओं से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके द्वारा खेती करनी होगी, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ सके। फसल चक्र को अपनाना होगा। हमें दलहनी फसलों के बाद खाद्यान्न वाली फसल, खाद्यान्न वाली फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाना होगा। अपशिष्ट का उचित ढंग से निपटान करना होगा। औद्योगिक कचरे के उचित निपटान के लिए बेस्ट प्रबंधन तकनीकी और पुनर्चक्रण तकनीकी का उपयोग करना होगा। अर्थात जितनी आपको आवश्यकता है वस्तुओं का उतना ही उपयोग करें और यदि उनका पुनः उपयोग संभव है तो आप उनका पुनः उपयोग भी करने का प्रयास करें और अधिकाधिक वृक्ष लगाकर और आदि माध्यमों से हम मृदा क्षरण को या मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो क्लियर हुआ मृदा क्षरण के रोकथाम के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब आता है जैव उपचार। तो देखिए क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रदूषक पदार्थ होते हैं जो मृदा क्षरण, वायु क्षरण और जल क्षरण, ध्वनि क्षरण के लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो प्रदूषककारी तत्व होते हैं इनका क्या कर देते हैं, निम्नीकरण कर देते हैं। उन्हें ही हम जैव उपचार कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक आदि का प्रयोग कर पर्यावरण संदूषकों को कम विषाक्त पदार्थों में अपघटित करना जैव उपचार कहलाता है। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, परिभाषा आपको याद रखनी है। इसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। समझ में आया? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, इनके द्वारा जो पर्यावरण को प्रदूषण फैलाने वाले तत्व होते हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, निम्नीकरण कर सकते हैं, उनको अपघटित कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाता है। ताप क्षरण क्या होता है? किसी जल निकाय या वायुमंडल की वायु का तापमान बढ़ जाना या घट जाना। ध्यान रखना, कोई जल का निकाय है या फिर वायुमंडल है, उसका तापमान अचानक बढ़ जाना और घट जाना, वही क्या कहलाता है, ताप क्षरण, अर्थात ताप की गुणवत्ता में कमी आना। यह कब होगा? यह तब होता है जब अपशिष्ट ऊष्मा को जल निकाय के भीतर छोड़ दिया जाता है, तो उससे ताप क्षरण होता है। 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक प्राकृतिक कारण होगा और एक अन्य कारण होगा। प्राकृतिक कारण जैसे वन अग्नि, वनों में आग लग जाने से एकदम अचानक वहां का तापमान बढ़ जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी क्या हो जाता है, वहां पर अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है। अन्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इनसे भी क्या होता है, विस्फोट के द्वारा बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कोयला दहन बिजली संयंत्र, अर्थात जहां से हम कोयले के दहन से बिजली उत्पन्न करते हैं तो वहां पर भी तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तटीय इलाकों में वन उन्मूलन, तटीय इलाकों में यदि हम वनों की मात्रा कम करते जाएंगे तो वहां भी तापमान में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही साथ मृदा अपरदन। तो ये 2 प्रकार के कारण होते हैं जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ताप क्षरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ताप क्षरण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं?
तो इससे जैव विविधता में तेजी से कमी आती है। जैसे मान लीजिए वन अग्नि हो गया, जंगलों में आग लग जाती है, तो इससे क्या हो जाती है, जलवायु परिवर्तन होने लगती है और जो जीव वहां पर निवास कर रहे होते हैं उनके अनुकूल जलवायु नहीं रह जाती, जिससे जैव विविधता में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात में वृद्धि होने लगती है। अभी जो एक नियंत्रित मात्रा में ये उष्णकटिबंधीय तूफान और चक्रवात आते हैं वह अब घने घने आने लगते हैं, बहुत तीव्र तरीके से आने लगते हैं। वर्षा और मानसून का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, कहीं पर बहुत अधिक वर्षा आने लगती है, कहीं पर सूखे या वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण हो जाता है। ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ने लगता है और तटीय शहरों में बाढ़ एवं संक्रमण रोग का खतरा बढ़ने लगता है। तो ये किसके प्रभाव होते हैं, ताप क्षरण के प्रभाव होते हैं। निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो निदान हेतु हमें सबसे पहले तटीय क्षेत्रों में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कृत्रिम झीलों का निर्माण करना चाहिए। अधिक से अधिक झीलें होंगी तो मान लीजिए कृत्रिम झीलों का जब आप निर्माण करेंगे तो यदि वनों में आग लग जाती है तो उसका भी हम शमन कर सकते हैं। कार्बनिक ईंधन का उपयोग करना चाहिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर उपयोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोयले के दहन से क्या हो रहा था, तापमान बढ़ रहा था। जब हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, तो इसके द्वारा क्या होगा, एक तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और तापमान में वृद्धि भी नहीं होगी। वनावरण में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी हम उपाय कर सकते हैं जिसके कारण से ताप क्षरण से हम निदान पा सकते हैं। तो ये सभी जो हैं वह पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। पिछली वीडियो में पर्यावरण प्रदूषण ही या पर्यावरण क्षरण ही पड़ा था, लेकिन यह वीडियो प्रॉपरली आपका क्या है, उसके जो घटक थे अलग अलग, जल, वायु, मृदा, ताप, इनमें अलग अलग प्रदूषण किस तरीके से होता है, उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसका किस तरीके से निदान किया जा सकता है, इससे रिलेटेड है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं यहीं से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इनको आप सही तरीके से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यहां से 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर सभी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।